Good morning, children. Let's start chapter 18. Topic is tsunami and comparative study of tides, waves, and ocean currents. So, without further ado, let's get started. Children, let's continue chapter 18, water in the ocean. So, children, in this video, we will read about the case study of tsunami. Tsunami is a water storm of the ocean storm which was hit on the 26th December 2004 on our Indian Ocean. This is the case study of this chapter 18, and along with this we will do the comparative study about the tides, waves and the ocean currents. Now first come to the tsunami. Tsunami means the water storm. Okay, water storm ये जहाँ पे भी आता है, हुरिकेन नाम रख दिया, कटरीना स्टॉर्म नाम रख दिया, सुनामी कोई ना कोई जो जोग्राफिकली कंट्री है वो इसका कोई जोग्राफिकल नेम रख देती है जब ये बड़ी बड़ी टाइड्स और स्टॉर्म आते हैं और हमारे प्रॉपर्टी और ह्यूमन बीइंग को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका कोई ना कोई जोग्राफिकली नेम पड़ जाता है इनके, इसलिए इनके नेम अजीब अजीब होते हैं. सुनामी ये जापान ने रखा था, कैटरीना हमने दिया था, है ना. और भी बहुत सारी कंट्री है जिसका हुरिकेन हो गया, ये वाला तट पे टकराया, ये वाला तूफान कई बार न्यूज़ में पढ़ने को मिलती है ना. वो यही वाटर स्टॉर्म होते हैं जो ओशियन में टाइम टाइम पे आते रहते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द विंड प्रेशर, बिकॉज ऑफ द इंटरनल अर्थक्वेक नीचे, या फिर कोई वोल्केनो ब्रेस्ट होता है तो उसकी वजह से इंटरनल डेप्थ में ओशन में बहुत बहुत ह्यूज मूवमेंट होता है. वो जो मूवमेंट है, डेप्थ में हुआ हुआ मूवमेंट जो है, वो सरफेस पे आते 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 एक बड़ा स्ट्रॉम बन जाता है या बड़ी स्ट्रॉन्ग लहर बन जाती है जो कि ओशियन के उससे उसकी लिमिट से बाहर आके टकराती है. तो या तो वो तट पे टकराती है, या तट पे जो घर रहते हैं या सोसाइटी कंट्री के आसपास जो ये बस्तियां रहती है उस पर टकराती है, और वहाँ पे जहाँ फ्लड आती है या लोग बह जाते हैं, प्रॉपर्टी बह जाते हैं, घर बह जाती है, तो ये डैमेज होता है इस वजह से, इस वाटर स्टॉर्म से. So nobody can ever forget the day of fateful of day 26 December in that 2004 की बात है ये, when the tsunami that hit the Indian Ocean killed more than 20,000 people and rendered many more than this number of homeless. मतलब बहुत लोग होमलेस हो गए थे और बहुत लोग पीपल उसमें मर गए थे. सुनामी इज़ नॉट ए सिंगल वेव बट ए राइज सीरीज ऑफ वेव्स. एक सिंगल वेव नहीं थी, बहुत सारी पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज थी वेव्स की, बेटर नोन एज ए वेव ट्रेन. हम वेव ट्रेन कह सकते हैं. बैक टू बैक वो एज पे, कोस्टल रीजन पे हिट कर रही है. द फर्स्ट वेव इन ए सुनामी मे नॉट नेसेसरली विद द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव. और फर्स्ट जब सुनामी की वेव आई होगी तो वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली the tsunami may rise to few feet, but at the other place they may surge vertically at high as a 100 feet or and above. बहुत तेज़ी से आती है ये, बहुत विद इन मिनट में बहुत कुछ तबाही मचा के चला जाता है. नेचर जितनी खूबसूरत है उतना डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलता है. आइसबर्ग में भी, स्नो में भी, वाटर में भी, डेजर्ट में भी और ओशन में भी. The Indian Ocean tsunami of the 26th December 2004 generated the most powerful earthquake in decades, proved perhaps the most decades. और वो किस वजह से सुनामी उठी, किस वजह से थी कि एक अर्थक्वेक आया था, है ना, पावरफुल, और वो ओशन के अंदर हलचल हुई और प्रूव्ड परहैप्स द डिस्ट्रक्टिव सुनामी इन द हिस्ट्री. और ये हिस्ट्री में प्रूव हुआ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा भयानक और वंश मतलब विनाश करने वाला. डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश, जिसमें जान माल और प्रॉपर्टी डैमेज हो. कोई कंट्री, हमारी कंट्री नहीं, आसपास कई कंट्री उसकी चपेट में आए थे. This deadly tsunami was caused by the severe earthquake and magnitude of 9.0 रिएक्टर स्केल. अर्थक्वेक को किस पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे मेज़र किया जाता है? रिएक्टर स्केल पे. रिएक्टर स्केल पे 9 आया था, तो 9 तो बहुत पावरफुल होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिल जाती है, गिर जाती है. 9.2 जो रिएक्टर स्केल पे उसकी मेज़र आई थी अर्थक्वेक की. उस अर्थक्वेक की वजह से पूरे ओशन में हलचल हुई बहुत बड़ी, और उसकी वजह से बड़ी हाई टाइड्स बनी और वेव्स बनी. और ये वेव्स किसका रूप ले लिया? इसका स्टॉर्म का या सुनामी का. इट्स एपिसेंटर वॉज नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा. और उसका जो एपिसेंटर, जो सेंटर होता है हर एक अर्थक्वेक का, एक जैसे मान अर्थक्वेक का एक सेंसिटिव जोन होता है जहाँ से वो उठता है. सपोज ये है, यहाँ पे अर्थक्वेक बना तो ये इसका एपिसेंटर हो गया, और अर्थक्वेक की वेव्स इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से उसमें फैलती हुई जाएगी. तो सपोज यहाँ पे इंडिया है,
तो लहर आती 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 यहाँ पे कम डैमेज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई दूसरी कंट्री है तो यहाँ बहुत हाईली उसमें तबाही मचती है, बहुत डैमेज होता है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत बिल्डिंग्स गिर जाती है। लेकिन दूर होते होते वेव्स की जो पावर है या उसकी डेंसिटी है वो कम होती जाती है और कम डिस्ट्रक्शन होता है, कम डिस्ट्रॉय होता है। इस तरीके से अर्थ की इस तरीके से ओशियन की वेव्स भी चलती है। तो अगर यहाँ आया होगा तो ओशियन के यहाँ कोस्टल में कितना डैमेज हुआ होगा, ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे फैला होगा, है ना। इंडोनेशिया, सो सुमात्रा, विद इन और द किलर वेव्स रेडिएटिंग फ्रॉम एपिसेंटर रश टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशियन कंट्रीज एंड डिवोस्टिंग एवरीथिंग बिफोर दैन। और विद इन मतलब विद इन आर ये जो किलर रेंज है, इस एपी सेंटर से उठी हुई जो वेव्स हैं वो कहाँ बढ़ गए, कोस्टल लाइन की तरफ, एज की तरफ, लैंड की तरफ, और इंडियन ओशन के पास टकराई। और आसपास की जो कंट्री है इंडिया में भी, और आसपास की जो और कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सब में भी ह्यूज डिवोस्टेशन हुआ था, है ना, जनरेटेड बाय द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक। और बहुत सारी कंट्री इसमें डीमोलिज्ड हो गई थी, उनकी प्रॉपर्टी। अफ्रीका और थाईलैंड भी, इसके 11 कंट्रीज, द टूवर्ड्स कोस्ट लाइन ऑफ द 11 इंडियन ओशन कंट्रीज, डिवोस्टिंग एवरीथिंग बिफोर दैम एंड devoured people out of sea, drowned their homes and the branches, demolished property from Africa and Thailand also. सो दीज थिंग, एंड माना जाता है कि गवर्नमेंट ने आइडिया लगाया था कि इसमें कितनी अप टू 5,322 करोड़ का नुकसान हुआ था। एक्चुअली कुड बी मच मोर। द स्टेट ऑफ इंडिया सुनामी सफ़र्ड मोस्ट। अब इंडिया के जो कोस्टल वाले कंट्रीज़ है वही सफ़र करेंगे, तो मोस्ट यहाँ पे जो एरिया थे कोस्टल के इंडिया में हमारे, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया में इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ओके, तो ये तो हो गई केस स्टडी एक स्टॉर्म के बारे में कि ओशियन का जो वाटर है वो क्या कर सकता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर बेटा। सो वन क्वेश्चन इज लेफ्ट फ्रॉम द लॉ एंड गिव रीजन ऑल्सो। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टाइड्स आर कोज्ड। द रेगुलर एंड अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल ऑफ द सी इज कॉल्ड टाइड। कैसे बनती है, क्या रीज़न है टाइड बनने का, हमने पढ़ा था अच्छे से, एनिमेटेड वीडियो में भी दिखाया मैंने, मून की वजह से, है ना। टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सम एक्सटेंट ऑफ द सन। ओके, दिस इज द रीज़न। ग्रेविशन फोर्स का, मून का और अर्थ का, इसकी वजह से टाइड बनती है। कंट्रीज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोल्ड करंट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज कोल्ड करंट्स आर ड्राई एंड कोल्ड डू नॉट कॉज रेन। जहाँ पे वार्म करंट होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ पे कोल्ड करंट होती है वो उसका मॉइस्चर कैसा रहता है, ड्राई और कोल्ड रहता है, जो कि क्लाउड नहीं बनाता, मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वहाँ पे रेन भी नहीं होती, है ना। And the second question is the harbor of Great Britain remain open all over the year because of warm Gulf Stream. Warm Gulf Stream है, उसकी वजह से पूरा 12 महीने वो ओपन रहता है ट्रेडिंग के लिए। वे हमेशा जमता नहीं है, ओशियन का जो सरफेस है वो जमता नहीं है, इसलिए 12 महीनों शिपिंग चालू रहता है वो पाथ। वी सी दैट ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन। नेविगेशन भी हेल्प मिलती है। शिप सेलिंग अलोंग ए करंट पिकअप ए ग्रेट स्पीड। करंट के साथ साथ जो शिप्स है वो चलती है तो क्या करती है, उसका स्पीड बढ़ाती है, टाइम और फ्यूल बचाती है। वार्म करंट हेल्प नेविगेशन बाय मेल्टिंग ए डेंजरस आइसबर्ग। और वार्म करंट जो डेंजरस आइसबर्ग रहते हैं ओशियन में, उसको मेल्ट करके रास्ता साफ करती है शिपिंग के लिए। तो नेविगेशन के लिए हमेशा जो ओशियन करंट्स है वो हेल्पफुल रहती है। Fourth give reason is ocean currents are caused. Ocean currents are caused mainly, ocean currents caused by the change of the temperature and wind भी मान सकते हैं, change of the temperature and wind speed. This is the reason ocean currents are caused. So, okay, thank you children. Have a nice day and do your work within time and submit your work to me. Thank you so much. Take care of yourself. Be serious regarding your study and obey your parents and the teachers. Thank you so much. So children, here we will read about the comparative study of current and waves. So current, ocean currents are, so to say, river of cold and hot water flowing in the ocean. Ocean current को हम short में ऐसे कह सकते हैं कि एक नदी बह रही है जिसमें गर्म और ठंडी धाराएं हैं,
देन विंड ब्लोइंग ओवर द सी कॉजिंग बिग रिपल्स विद द कॉल वेव्स, और वेव्स ऊपर सरफेस पे बहती है जो कि हवा के प्रेशर से उसको वेव कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, करंट मूव बोथ ऑन द सरफेस एंड सब सरफेस ऑफ द ओशन। करंट दोनों दिशाओं में बहता है, सरफेस पे भी और सब सरफेस पे भी और इनसाइड ऑफ द ओशन भी। लेकिन वेव्स जो है आउटवर्ड्स ऑफ द सरफेस, सिर्फ ऊपर की सतह पे वेव्स चलती है, ऊपर की सरफेस पे, बिल्कुल ओशन के बिल्कुल ऊपर। एंड करंट आर कोज्ड बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर, करंट्स बनते हैं टेम्परेचर के चेंज से, विंड के प्रेशर से, और वेव्स आर कोज्ड बाय द ओनली विंड। करंट्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो वन डायरेक्शन, करंट्स हमेशा कांस्टेंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में बहते हैं, बल्कि वेव अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अब वार्म करंट एंड कोल्ड करंट में क्या डिफरेंस है? वार्म करंट फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास बहता है वार्म, और कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द पोलर रीजन, और पोलर रीजन क्योंकि ठंडा है तो वहाँ से बह के आती है ठंडी धाराएं ऑब्वियसली, और इक्वेटोरियल सनलाइट वहाँ स्ट्रेट पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई है, तो इसलिए हॉट। द टेम्परेचर ऑफ फ्यू डिग्री हायर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वाटर्स, वार्म करंट जो है बिल्कुल उबलता हुआ पानी नहीं होता, थोड़ी सा टेम्परेचर बढ़ा रहता है, बल्कि और उसमें दे टेम्परेचर इज फ्यू डिग्री लोअर देन द टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया। और कोल्ड करंट में जो सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर होता है उससे फ्यू डिग्री लेस होता है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा खुलता हुआ पानी या फ्रोजन पानी नहीं आता। वार्म करंट रेज टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन, वार्म टेम्परेचर क्या कर देता है? रेज कर देता है, और कोल्ड क्या कर देता है? उसको लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ऑब्वियसली वर्ड ही शो हो रहा है कोल्ड एंड लो। विंड पासिंग ऑफ वार्म करंट्स अब्जॉर्ब गुड डील मॉइस्चर एंड हैवी रेनफॉल, वार्म करंट हमेशा मॉइस्चर को कैरी करके रखता है, इसलिए हैवी रेनफॉल होता है, और कंपैरेटिवली कोल्ड करंट बिकम ड्राई और कूल होता है और लेस रेनफॉल होती है। वार्म करंट आर ग्रेट हेल्प नेविगेशन, वार्म करंट नेविगेशन में हेल्प करता है, शिप्स की स्पीड और फ्यूल और टाइम दोनों की बचत करता है। कोल्ड करंट हाइडर नेविगेशन बिकॉज ऑफ दे क्रिएट आइसबर्ग, और कोल्ड करंट कंपैरेटिवली नेविगेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होता, आइसबर्ग क्रिएट कर देते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। वार्म करंट कीप्स पोर्ट इवन इन द पोलर रीजन फ्री फ्रॉम आइस, और हमेशा वार्म करंट है ओशियन को फ्रोजन होने से बचाता है, ओके, आइस होने से बचाता है। और कोल्ड करंट पोर्ट इवन लोअर लैटिट्यूड्स आइस बाउंड, और कोल्ड करंट कंपैरेटिवली आइस बांध देता है, ओशियन में जमा देता है। तो दिस इज द डिफरेंस चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वेव। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड टाइड्स। ओके, वेव्स सरफेस के ऊपर राइज अप्स एंड डाउन होती है वॉलेंटली अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। इवन टाइड्स देर इज अल्टरनेटिव राइजिंग एंड फॉलिंग सी वाटर ट्वाइस ए डे, और टाइड्स जो रहती है वो अल्टरनेटिव राइज और फॉल होती है दिन में 2 बार। वेव्स आर कोज्ड बाय पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड्स, वेव्स क्रिएट होती है ये विंड के पुशिंग से, और टाइड्स आर कोज्ड मेनली बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द एक्सटेंट ऑफ द सन, सन के एक्सटेंड होने से और मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से टाइड्स बनती है। स्टॉर्मी वेव्स समटाइम्स प्रूव वेरी डिसॉस्ट्रस, और स्टॉर्मी वेव्स समटाइम ओशन में डिसॉस्ट्रस प्रूव होती है, स्टॉर्म लेके आती है, थंडर लेके आती है। टाइड्स आर ग्रेट हेल्प अस इन ट्रेड, फिशिंग एंड नेविगेशन, बल्कि टाइड इतनी हार्मफुल नहीं होती और वो हेल्प करती है ट्रेडिंग में, फिशिंग में और नेविगेशन।